हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का इंटरनेशनल रिलेशन के हमारे इस न्यू लेक्चर में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित इस वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ में इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से इश्यूज हमें इस वीक कवर करने हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है पेरिस क्लब। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं पहले से कि श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन काफी वीक चल रही है और इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए श्रीलंका को आईएमएफ से लोन लेने की आवश्यकता पड़ रही है। पिछले लेक्चर्स में भी हमने इन सारी चीजों को कवर कर लिया था और यहां पे आपने देखा भी था कि श्रीलंका को आईएमएफ में इंडिया के द्वारा सपोर्ट भी किया गया है, लेकिन अभी पेरिस क्लब के द्वारा भी आईएमएफ में श्रीलंका को सपोर्ट कर दिया गया है। तो इसलिए हमें पेरिस क्लब को समझना काफी आवश्यक हो जाता है। और यदि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो प्रीलिम्स में कई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से होते हैं। और अभी मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा भी, 2022 में ही इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है आईसीईटी डायलॉग। अब ये रिसेंटली यूएस और इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके बीच में ये डायलॉग कंडक्ट हुआ है। इसके क्या आउटकम्स हैं, ये होता क्या है एक्चुअल में, इससे दोनों देशों के रिलेशन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सारी ही चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे जो डायलॉग होते हैं ना, ये आपको अपने मेंस एग्जामिनेशन में सीधे सीधे यूज करने हैं। इससे आपको मार्क्स बेटर मिलते हैं क्योंकि आप वहां पर शो करते हैं कि आप करंट की चीजों से अपडेटेड हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि इंडिया और यूएस के रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो न्यू इनिशिएटिव है ये आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म। अब ये न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने खुद ने ये कह दिया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आज की रियलिटी को नहीं दिखाता है और ये पैरालाइज हो चुका है। मतलब इसके जो फंक्शन है उसको ये सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या इशू हैं, इसको किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है और इंडिया का स्टैंड यहां क्या होगा, इन सारे ही इश्यूज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 काफी ज्यादा क्लोज है और आपके लिए अब 109 दिन बचे रह गए हैं। सो ऐसी कंडीशन में आपके लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आई विल रिकमेंड कि आप हर रोज अब एक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप यहां पर लेट होते हैं तो आप टेस्ट को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको आगे इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, आप सिर्फ रिवीजन के ट्रैप में फंसकर रह जाएंगे। सो ऐसे में हर रोज आप टेस्ट प्रैक्टिस करिए। हमने यहाँ टेस्ट सीरीज लॉन्च भी की हुई है 15 जनवरी से, बट स्टिल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये दोनों मीडियम में है, हिंदी एंड इंग्लिश। सबसे अच्छी बात, इसके प्राइस बहुत कम रखे गए हैं। ऑनलाइन ये केवल आपको 2000 में मिलती है और ऑफलाइन इसके प्राइस 4000 रुपए हैं। टोटल आपको 34 टेस्ट इसमें मिलेंगे। 7 टेस्ट सीसेट के भी इंक्लूड हैं, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बहुत सारे बच्चे जीएस में भले से क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन सीसेट को इग्नोर करने की वजह से यहां रुक जाते हैं। उसके बाद हम आपको अप्रोच एंड मेंटोरशिप सेशन प्रोवाइड करेंगे। देखिए होता क्या है, जो एस्पिरेंट होते हैं वो लगातार रिवीजन करते रहते हैं और बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के वो पढ़ते रहते हैं। ऐसे में उनको प्रीलिम्स में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इन दोनों ही सेशन का ऑब्जेक्टिव होगा आपको गाइड करना कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद हमने शेड्यूल को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि आप प्रीलिम्स के पहले पहले अपने पूरे सिलेबस का कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर पाएं। तो हमने मल्टीपल रिवीजन के शेड्यूल को यहां प्रिपेयर किया है। उसके बाद करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड कर दिया है, सो दैट आपकी बेटर ग्रिप बन सके करंट के टॉपिक्स पर। अब अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी हो इस प्रोग्राम के बारे में, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है पेरिस क्लब। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंटेक्स्ट में बता ही चुका हूं कि श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब है और उनको आईएमएफ में लोन लेने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता है। तो इंडिया ने पहले ही सपोर्ट कर दिया है, लेकिन अभी पेरिस नाम के एक इनफॉर्मल ग्रुप ने भी यहां पर श्रीलंका को एश्योरेंस दे दिया है कि श्रीलंका अपने डेट को वापस कर सकता है। ये बेसिकली क्रेडिटर नेशन का यानी ऋण देने वाले देशों का एक समूह है और इसमें सारी वेस्टर्न कंट्रीज आती हैं जो काफी ज्यादा रिच है। अब यदि हम कुछ फैक्टर्स की बात करें श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे क्या क्या रीजन है, तो सबसे पहला रीजन है हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेट।
श्रीलंका की गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट भी कर्ज लेती है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग बिना डेट के हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी जब डेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपकी कंट्री की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन से यदि आप लोन प्राप्त करने जाएंगे तो आपको लोन प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाइयां होंगी, और वही श्रीलंका यहां फेस कर रहा है। इसीलिए पेरिस क्लब और इंडिया जैसे देश श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस का रीजन है वो है लार्ज ट्रेड डेफिसिट। सर ट्रेड डेफिसिट कब होता है? ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब आपकी कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा हो जाए और आपका एक्सपोर्ट कम रह जाए। सो ऐसे में आपको ज्यादा नुकसान होता है, तो ट्रेड डेफिसिट भी इसका एक रीजन बना हुआ है। उसके बाद वीक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इनके देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लाइक आपने देखा होगा कि इंडिया में भी आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को बनाने का काम करती है, ठीक है, और उसके अंतर्गत डॉलर रखे जाते हैं, यूरो रखे जाते हैं। तो इस तरीके से एक फॉरेन एक्सचेंज यहां भी बना हुआ है श्रीलंका में, लेकिन उनका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो काफी ज्यादा वीक है, उसमें ज्यादा पैसा है नहीं। उसके बाद डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा कम हो रही है क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन का रेट काफी ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका सीधा सीधा इंपैक्ट देखा जाएगा। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में, और इन सबसे निपटने के लिए श्रीलंका को आईएमएफ से लोन की आवश्यकता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, 2022 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, और दो टर्म लिखे हैं यहाँ पे, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ये दो टर्म हैं जो किसी एक इंस्टीट्यूशन की लैंडिंग फैसिलिटी से रिलेटेड हैं। आपको बताना है कि ये कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, उसके बाद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव एंड वर्ल्ड बैंक। इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आप मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं आपको इसका आंसर रिवील करने जा रहा हूं। सो इसका जो एक्चुअल में आंसर है वो है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेरिस क्लब के थोड़े से बेसिक के बारे में। ये कैसे स्टार्ट हुआ, कहां स्टार्ट हुआ? तो 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इसीलिए पेरिस क्लब इसको कहा जाता है। और पेरिस कहां पर है? फ्रांस में है। अब इसमें जो कंट्रीज हैं वो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और ये कंट्रीज काफी रिच कंट्रीज हैं। लाइक इसमें कौन कौन सी कंट्रीज के आप नाम ले सकते हैं? इसमें यूएस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया जिसको ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा फ्रांस रहेगा, जर्मनी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, और आपका जापान रहेगा। सो इस तरीके की जो कंट्रीज है ना, डेवलप्ड कंट्रीज, वो इसके मेंबर्स हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जब भी कोई कंट्री जिसने कि कहीं से ऋण लिया हुआ हो और उसे ऋण को वापस करने में कुछ डिफिकल्टी आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालना और उस कंट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना ही इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद यदि ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं अभी पीछे, दोबारा रिपीट हो गया। यदि मेंबर्स की बात करें तो इसमें टोटल 22 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, परमानेंट मेंबर हैं 22, जो कि सारे ही ओईसीडी के मेंबर्स भी हैं। और एक चीज आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखनी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा भी जा सकता है, इंडिया एंड चाइना आर नॉट मेंबर ऑफ पेरिस क्लब। ये पेरिस क्लब के परमानेंट मेंबर नहीं है। उसके बाद एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, इंडिया यहां पर एड हॉक पार्टिसिपेंट के रूप में कार्य करता है। एड हॉक पार्टिसिपेंट का मतलब है कि ये परमानेंट नहीं है बट वहां पर कार्यरत है। ओके, तो ये हो गई पेरिस क्लब के बारे में जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है आईसीईटी डायलॉग। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच में ये डायलॉग कंडक्ट हुआ है, और दोनों ही देशों के रिलेशन में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम कुछ बेसिक की बात करें आईसीईटी के, तो इसका फुल फॉर्म होता है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, और दूसरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। लाइक ग्रीन एनर्जी के फील्ड में कोई टेक्नोलॉजी होगी तो उसको हम आपस में शेयर करेंगे, या फिर डिफेंस को लेकर कोई न्यू टेक्नोलॉजी होगी तो उसको हम शेयर करेंगे। अब दोनों ही देशों के रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, तो ऐसे इनिशिएटिव आपको ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद इस डायलॉग को अनाउंस कब किया गया था? तो 2021 में अनाउंस किया गया था। और अच्छा, ये थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हो गया है, सॉरी, ये जो सेकंड पॉइंट है इसको आप हटा दीजिएगा, एससीओ से इसका कोई लेना देना नहीं है।
ओके, चलिए, बाकी एक ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर जो इस डायलॉग को हेड किया जाता है उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पार्टिसिपेट करती है, और यहाँ पर दोनों आप देख सकते हैं, एनएसए ऑफ इंडिया एंड एनएसए ऑफ यूएसए, ये इसको चेयर करने का काम करते हैं। ओके, ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद आईसीईटी डायलॉग के अंतर्गत बेसिकली किया क्या गया है और यहाँ पर कौन कौन से अभी जो आउटकम है वो आए हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, आईसीईटी के अंतर्गत भारत तैयार हो गया है कि भारत अपनी कोर टेक्नोलॉजी को यूएस के साथ शेयर करेगा, और भारत ये भी चाहता है कि यूएस भी सेम करे, मतलब हमारे साथ अपनी कोर टेक्नोलॉजीज को शेयर करे। सर, कोर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम अपने सबसे प्रिय मित्र को ही दे सकते हैं, किसी अन्य कंट्रीज को ऐसी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की जा सकती। लाइक चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को तो हम इसके बारे में बताएंगे भी नहीं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम शेयर करने के लिए तैयार हो गए यूएस के साथ, और हम चाहते हैं कि यूएस भी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करे। एरिया ऑफ कॉपरेशन की बात करें तो टोटल 6 एरिया ऑफ कॉपरेशन है यहां दोनों ही कंट्रीज के बीच में आईसीईटी डायलॉग के अंतर्गत, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जॉइंट कोऑर्डिनेशन होगा। अमेरिका और इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं वो साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग एक इमर्जिंग फील्ड है, सुपर कंप्यूटिंग या फिर कहें क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जो फील्ड है ये काफी इमर्जिंग है। इवन जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है। सो इसमें आपको कोऑर्डिनेशन करना है। उसके बाद डिफेंस इनोवेशन, जो भी नए होंगे, न्यू टेक्नोलॉजी आप बनाएंगे, वो सब आपस में शेयर करेंगे। स्पेस के फील्ड में कॉपरेशन के बहुत एरियाज हैं, वहां पर कॉपरेशन किया जाएगा। 6G, अभी हम 5G को रोल आउट कर चुके हैं, अब 6G पर कोऑर्डिनेशन दोनों कंट्रीज के बीच में किया जाएगा, तो इस पर फोकस होगा। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से अगर आप कोई कार भी बुक करते ना तो वो भी बहुत लंबे समय में आपको मिल रही थी। तो ये सारी जो एरियाज है वो यहां पर कॉपरेट किया जाएगा उन सभी मामलों में। उसके बाद आईसीईटी के अंतर्गत दोनों ही देशों के बीच में लिंकेज बेटर होंगे, चाहे आप गवर्नमेंट के बीच में लिंकेजेस की बात करें, क्योंकि दो देश यहां पर एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। जो एकेडमिया हैं वो भी एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉपरेशन के एरिया हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस, इसमें आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, आपके एकेडमिक लोग इन्वॉल्व होंगे, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, तो हमारे दोनों देशों के रिलेशन इससे काफी ज्यादा बेटर होने की संभावना है। उसके बाद यदि ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये ऐसी टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड करना चाहते हैं वर्ल्ड में जो कि अफोर्डेबल हो। और आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की नीड काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव आप देख रहे हैं। ऐसे में ग्रीन टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उन्हें हमें फॉलो करना होगा, और ये ऐसे प्राइस में होनी चाहिए जिसको सभी अफोर्ड कर सके। ओके, नेक्स्ट थिंग, आईसीटी डायलॉग को हम यहां पर एक टेक्नोलॉजी के फील्ड में अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी के रूप में देख रहे हैं। मतलब हम टेक्नोलॉजी का स्ट्रेटेजिक यूज करना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक यूज का मतलब होता है डिफेंस पर्पस से किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करना। उसके अलावा हम कॉमर्शियल तरीके से भी इसको यूज करना चाहते हैं। लाइक इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं 6G टेक्नोलॉजी का, ये इसका कॉमर्शियल यूज होगा। उसके बाद साइंटिफिक पर्पसेस से भी हम यहाँ टेक्नोलॉजी को यूज करना चाह रहे हैं, जिसमें हम क्वांटम कंप्यूटिंग को रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कॉपरेशन हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो ये था आपका आईसीईटी डायलॉग। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। सर, ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्री के पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे आप मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें। न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कसाबा कोरोसी ने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पैरालाइज हो चुकी है, और ये आजकल की रियलिटी को शो नहीं करती है, और ये अपने बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने में भी सक्षम नहीं है। सो इतने ज्यादा क्रिटिक वर्ड अगर इनके द्वारा बोले जा रहे हैं तो हमें यहां समझना पड़ेगा कि आखिर यूएनएससी है क्या, और इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। तो बेसिक की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 मेंबर्स आपके परमानेंट हैं, जिसमें नाम आ जाते हैं चाइना, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, यूके एंड रशिया। उसके बाद यहां 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनको 2 साल के टर्म के लिए चूज किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। तो ये दोनों पॉइंट आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखेंगे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी 15 मेंबर को एक वोट दिया जाता है, जिसमें कुछ कंट्रीज यानी कि P5 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें वीटो की पावर दी हुई है। P5 का मतलब है परमानेंट 5 कंट्री, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट रूप से रहती हैं। उसके बाद
प्रेसिडेंट होता है इसका एक, प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, और उसके बाद इसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को खतरा होता है तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा वहां पर हस्तक्षेप किया जाता है और कोऑर्डिनेशन किया जाता है। लाइक आप किसी भी मसले को ले सकते हैं। अभी रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए आ गया था क्योंकि जो यूक्रेन पर रशिया ने इन्वेजन किया है तो वहां पर भी इसको हस्तक्षेप करना चाहिए था। अफगानिस्तान के मामले पर भी इन्होंने रेजोल्यूशन पास किए थे। तो ऐसे में जो भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का मैटर होता है वहां पर यूएनएससी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए एग्जाम में देखने की कोशिश करते हैं यूएनएससी आपको कैसे देखने को मिलता है। तो 2009 में एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर एंड द रिमेनिंग 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ। तो कितने साल के लिए इनको चूज किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया है तो मैं इसका आंसर रिवील नहीं करने वाला हूं। यदि आपने ध्यान से नहीं सुना है वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, यदि मेंस के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, 2015 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहां पूछा गया है कि भारत ऐसे कौन कौन से प्रयास कर रहा है जिससे भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट प्राप्त हो सकती है। सो भारत के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इश्यूज की। तो क्या क्या इशू यहां पर बने हुए हैं। फर्स्ट इशू इज वीटो पावर। सर वीटो पावर का इशू बहुत ही ज्यादा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कार्यशैली को प्रभावित करता है। और अभी ये इसलिए आ गया क्योंकि रशिया के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया था क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पर इन्वेजन कर दिया था और उनके 4 रीजन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। ऐसे में इस रेजोल्यूशन में यह बोला गया कि कोई भी कंट्री यूक्रेन के इन 4 रीजन को रिकॉग्नाइज ना करे। मतलब रशिया ने जो इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है उसको कोई भी कंट्री रिकॉग्नाइज ना करे, इसको लेकर ये रेजोल्यूशन था। अब यहां वीटो का मतलब क्या है। वीटो का मतलब है 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा वीटो का प्रयोग करना। तो मतलब कोई भी अगर रेजोल्यूशन वहां पर आता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर उस पर वीटो कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है रेजोल्यूशन के इफेक्ट को समाप्त कर देना। मतलब इस पर वोटिंग करने का भी कोई बेनिफिट फिर नहीं रह जाता है। यह है आपका वीटो पावर का इशू। उसके बाद अदर इश्यूज की बात करें, क्यों हमें आखिर रिफॉर्म चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल कंडीशन। सर यूनाइटेड नेशन का जब फॉर्मेशन हुआ था वो कंडीशन थी 1945 की, लेकिन उसके बाद से अब तो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो चुके हैं। क्या वर्ल्ड वैसा ही है जैसा 1945 में था। 1945 के बाद आप देखेंगे कि 2 ध्रुव बने थे, बाइपोलर वर्ल्ड बना था जिसमें एक पोल था आपका यूनाइटेड स्टेट, दूसरा पोल था यूएसएसआर। क्या वर्तमान में भी ऐसी कंडीशन है। आंसर इज नो। तो सर वर्तमान अगर जियोपॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो चुकी हैं तो आपको यूएनएससी में रिफॉर्म भी करना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग, यहां दूसरा इशू आता है ओवर रिप्रेजेंटेशन का। सर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूरोपियन बायस्ड है क्योंकि जब आप परमानेंट 5 कंट्रीज को देखते हैं तो इसमें ज्यादातर कंट्रीज यूरोप से हैं, लाइक यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस, रशिया, ये सभी आपको यूरोप से देखने को मिलती हैं। रशिया का एक पार्ट यूरोप में भी है, इसीलिए रशिया का जो पार्ट होता है उसको यूरेशिया बोला जाता है, मतलब एशिया प्लस यूरोप। तो यूरोप से 3 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वहीं आप देखेंगे कुछ कंट्रीज को तो इनका अनजन रिप्रेजेंटेशन है। लाइक लैटिन अमेरिका से आपको कोई भी कंट्री परमानेंट में देखने को नहीं मिलेगी। कैरेबियन ग्रुप से आपको कोई भी कंट्री देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, अब आपके लिए एक होमवर्क भी है कि कैरेबियन ग्रुप की कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आपने मूवी भी देखी होगी कैरेबियन, पायरेट ऑफ कैरेबियन, सो आपको पता होना चाहिए इन कंट्रीज के बारे में और इनकी मैपिंग पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद अरब वर्ल्ड की बात करें तो अरब वर्ल्ड से भी यहां पर कोई भी कंट्री नहीं है। अफ्रीका से भी कोई कंट्री नहीं है परमानेंट 5 में। और अगर हम बात करें वीटो की तो वीटो का भी एक इशू बना हुआ है, आपने ये देख ही लिया था। इसके अलावा हम बात करते हैं नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी की। सर नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी बहुत है क्योंकि यदि आप नॉर्थ के रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं तो इसमें 4 रिप्रेजेंटेटिव आपको नॉर्थ से देखने को मिलते हैं, जिसमें यूएस, यूके, रशिया और फ्रांस आ जाते हैं। और अगर आप साउथ से देखने की कोशिश करते हैं तो साउथ को केवल एक कंट्री ही रिप्रेजेंट कर रही है जिसका नाम है चाइना। सो कितना ज्यादा यहां इनइक्वालिटी गैप हो रहा है आप खुद ही देख लीजिए। तो इसीलिए हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है।
नेक्स्ट, यदि इंडिया के एफर्ट्स की बात करें, भारत ने रिफॉर्म के लिए क्या क्या एफर्ट किए हैं, तो रिसेंटली अभी 1-2 महीने पहले ही इंडिया ने एक नॉर्म्स नाम से रिफॉर्म दिया था, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। सो मल्टीलेटरल सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे हम ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म चाहते हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी रिफॉर्म चाहते हैं, और साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रिफॉर्म चाहते हैं। जो भी ग्लोबल आर्किटेक्चर है या ग्लोबल गवर्नेंस है, हमें सभी में परिवर्तन चाहिए। ये है नॉर्म्स रिफॉर्म। उसके अलावा भारत ने एक स्टेप लिया है जिसको हम कहते हैं रिविजनिस्ट इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। रिविजनिस्ट इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी के 2 पार्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैं बता रहा हूं यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। इसके 2 पार्ट में फर्स्ट पार्ट क्या है, मैक्सिमम कोऑपरेशन इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। मतलब जनरल असेंबली में कोई भी मुद्दा आए तो आपको वहां पर मैक्सिमम कोऑपरेशन करना है। और दूसरा इसका पार्ट होता है मिनिमम रेजिस्टेंस इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी आप देखते होंगे ना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी अगर रेजोल्यूशन लाया जाता है, ज्यादातर उसको वीटो कर दिया जाता है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसी स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं रिविजनिस्ट इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया। सो ये आपको 2 स्टेप यहां ध्यान रखने होंगे यदि आप मेंस का क्वेश्चन कोई भी लिख रहे होंगे रिफॉर्म के बारे में, तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। उसके बाद यदि इंडिया के सीट्स की बात करें कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट क्यों मिलनी चाहिए, तो आप कई पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। लाइक आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखिए, भारत का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है, भारत ने पीस मेकिंग के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। अभी रिसेंट के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप। अफगानिस्तान को हमने असिस्टेंस प्रोवाइड किया था, हमने वहां गेहूं भेजे थे। उसके अलावा अभी मोस्ट रिसेंट 1-2 दिन पहले, इवन आज का ही आप देख लीजिए, टर्की में जो भूकंप आया है वहां पर इंडिया की टीम गई हुई है उनको सपोर्ट करने के लिए। जबकि आप देखेंगे टर्की तो हमारे सपोर्ट में रहता भी नहीं है। जब भी इस्लामिक ग्रुप की कोई मीटिंग होती है उसमें कश्मीर इशू पर टर्की के द्वारा लगातार भारत को क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर भी हम वहां सपोर्ट करने जा रहे हैं। सो ये इंडिया के एफर्ट्स को दिखाता है कि भारत पीस मेकिंग में काफी ज्यादा आगे है। सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, करंट कुछ एग्जांपल दे लीजिए, लाइक टर्की वाला जो एग्जांपल है ये आप लिख सकते हैं। यदि आप जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया में वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट टेरिटरी इंडिया की है। तो इतने बड़े देश को आप यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेशन ना दें, ये तो अच्छी बात नहीं है। यदि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखने की बात करें तो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के नाते हमारा जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी काफी बड़े होते हैं, और हम इफेक्टिवली अपनी इतनी बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी वेलफेयर स्कीम्स को अपनी सभी जनता तक पहुंचा पाते हैं। तो ऐसे में हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है वो भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज कर सकते हैं तो ऐसे में वर्ल्ड पॉपुलेशन को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां भी लीडरशिप रोल को प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आप यहां देख सकते हैं गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से, तो हमारे इंडिया का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है उसमें भी गवर्नेंस अच्छे तरीके से चल पा रहा है। आप इंडिया को डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, इसमें इंटरव्यू में आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इंडिया को डेमोक्रेसी होने की वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट क्यों मिलनी चाहिए। सर रीजन ये है कि इंडिया में डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल फंक्शनिंग है, मोर देन 70 ईयर्स हो चुके हैं, और हमने सक्सेसफुल तरीके से यहां पर डेमोक्रेसी को रन किया है, जो हमारी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। पीपल का हम पर विश्वास है ना। डेमोक्रेसी क्या दिखाती है, डेमोक्रेसी ये दिखाती है कि अगर हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल चल रही है 70 सालों से भी ज्यादा समय से, तो ऐसे में लोगों को हम पर विश्वास है, और यदि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमें विश्वास है तो ये विश्वास वर्ल्ड पॉपुलेशन के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में क्यों ना हम रिप्रेजेंट करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं इंडिया को क्यों आखिर परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो ये आपका पूरा इशू मैंने कवर किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म का। इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ नहीं रह जाता है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यू एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। यदि आपके कोई डाउट हो तो डाउट जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।